इस फ्रिक्शन चैप्टर में एक टर्म आता है एंगल ऑफ रिपोज। इस टर्म को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट बनाया है और प्लेट के ऊपर देखेंगे कि एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है ना। तो ये जो ब्लॉक है ऐसे रखा गया है और इस प्लेट का जो इंक्लिनेशन है उसको 0 से धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब है कि इसको बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा इंक्लिनेशन हमने कर दिया, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है थीटा का पर्टिकुलर वैल्यू फाई ला दिया, जब ये जो ब्लॉक है ये स्लिप करने वाला है ना। इससे पहले कम इंक्लिनेशन पर ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा था, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा था, है ना। इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन फाई पर अब ये ब्लॉक स्लिप होने वाला है, तो इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन फाई को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इफ इंक्लिनेशन ऑफ inclined plane of inclined plane is gradually increased from 0 to a particular value theta is equal to phi when block is about to slip. That particular inclination phi is called angle of repose। ठीक है, तो थीटा का ये पर्टिकुलर वैल्यू है फाई जब ये ब्लॉक स्लिप करने वाला है। उस इंस्टेंट पर हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे आएगा mg, इस पर एक नॉर्मल फोर्स आएगा इधर और एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे की तरफ, है ना। तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा प्लेन के पैरेलल और एक आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। तो ये वाला एंगल फाई होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा mg cos फाई और पैरेलल कंपोनेंट आएगा mg sin फाई। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, तो n का जो वैल्यू है वो आ जाएगा mg cos फाई और जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर ये लिमिटिंग होगा, है ना, यानी कि म्यू इंटू एन के इक्वल होगा, क्योंकि ब्लॉक उस इंस्टेंट पर स्लाइड करने वाला है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर देखा जाए स्लाइड करने वाला है कि या नहीं है, लेकिन स्लाइड करने वाला, इसलिए अभी तक ये इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा कर सकते हैं कि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg sin फाई और ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ऐसा करते हैं mg sin फाई इज इक्वल टू म्यू इंटू n का वैल्यू है mg cos फाई आया है इस कंपोनेंट के इक्वल, तो ये रख देते हैं mg cos फाई। तो यहाँ से देखेंगे कि mg और mg कैंसिल हो गया, तो आएगा tan फाई इज इक्वल टू म्यू, यानी फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो ये जो एंगल आया फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक,
तो एंगल ऑफ रिपोज पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें ये कहा गया है, ए बॉय इज कलेक्टिंग sand on a disk of radius r if coefficient of friction between two sand particles is mu, then find maximum height and maximum volume of sand collected by boy on disk। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक छोटा सा डिस्क बनाएंगे पहले। तो सपोज ये डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर जो बॉय है वो सैंड कलेक्ट कर रहा है। ठीक, तो पहले सैंड वो कलेक्ट करेगा तो कुछ इस तरह से कलेक्ट करेगा ऐसे, फिर उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी कुछ इस तरह से, है ना। जब ये मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा तो देखेंगे कि जो इंक्लिनेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इंक्लिनेशन सबसे बड़ा होगा, और इंक्लिनेशन सबसे बड़ा होने का मतलब कि ये एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होना चाहिए, ताकि कोई भी सैंड पार्टिकल इस पर रखा जाएगा तो ये लुढ़क करके नीचे आ जाएगा, है ना। तो जब ये मैक्सिमम हाइट होगा, ये हाइट मैक्सिमम होगा, उस इंस्टेंट पर ये जो इंक्लाइन प्लेन जैसा बन रहा है, सैंड का सरफेस का इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अब उस पर जितने भी सैंड पार्टिकल रखे जाएंगे वो स्लाइड करके नीचे चले जाएंगे, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोगों को पता है कि tan फाई जो होता है वो म्यू के इक्वल होता है, और यहाँ पर tan फाई देखें तो इस डिस्क का रेडियस दिया गया है r और हाइट है h। तो tan फाई का वैल्यू लिख सकते हैं h/r इज इक्वल टू म्यू, यानी h इज इक्वल टू म्यू इंटू r हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो h है यही है मैक्सिमम हाइट ऑफ सैंड कलेक्टेड। ठीक, इसी तरह से मैक्सिमम वॉल्यूम में पूछा गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सैंड कलेक्टेड इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को लिख देंगे म्यू आर। तो यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया पाई आर क्यूब इंटू म्यू बाई 3, है ना। ये कोन जैसा बन रहा है तो कोन का वॉल्यूम इतना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस एच का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो वॉल्यूम भी मैक्सिमम हो जाएगा।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, एक ब्लॉक है। ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है म्यू। तो हमें पता करना है फाइंड द रेंज ऑफ a force applied on block along inclined plane so that block does not slide, है ना। तो ऐसा करेंगे कि ये जिस फोर्स की बात किया जा रहा है, ये फोर्स यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यह भी दिया गया है कि इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन फाई विच इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज से थीटा बड़ा है। ठीक है, तो अब देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा तो ये ब्लॉक नीचे गिरने वाला होगा। तो नीचे गिरने से रोकने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। उसको हम लोग कहते हैं मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स लगाएंगे। पहले क्या होगा कि नीचे तो फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा, है ना। इसका mg का एक कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल mg साइन थीटा, एक परपेंडिकुलर आएगा mg कॉस थीटा, एक नॉर्मल आएगा इधर, और इधर फ्रिक्शन फोर्स जो है, चूंकि एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है इंक्लिनेशन, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका होगा। इसकी वैल्यू आएगी म्यू mg कॉस थीटा। ठीक है, चूंकि mg साइन थीटा इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा होगा, है ना। थीटा जो है जब ये एंगल ऑफ रिपोज की इक्वल होता है तो mg साइन थीटा और म्यू mg कॉस थीटा इक्वल होते हैं। उससे कम होगा थीटा का वैल्यू, है ना, तो ये सर्टेनली इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन जैसे ही बड़ा होगा थीटा का वैल्यू फाई से, तो mg साइन थीटा बड़ा है म्यू mg कॉस थीटा से, इसलिए इसको रोकने के लिए एक मिनिमम फोर्स की जरूरत पड़ेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी ये मिनिमम फोर्स लगा दिया हमने, तो ये इक्विलिब्रियम में बना रहेगा, है ना। तो एफ मिनिमम जो है उसको ऐसे कहा जाता है कि मिनिमम फोर्स required to prevent the block from sliding down the plane। ठीक है, तो मतलब ये मिनिमम फोर्स अगर नहीं लगाया जाए तो ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। तो नीचे जाने से रोकने के लिए एक मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि जस्ट इक्विलिब्रियम में बना रहे, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आप देखेंगे कि नीचे फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा और ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं। एक तो एफ मिनिमम जो हमने लगाया है जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है ना, ये वाला फोर्स, और एक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है प्लस म्यू mg कॉस थीटा। तो यहाँ से एफ मिनिमम का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना। तो ये वो मिनिमम फोर्स है जिसको अप्लाई करने पर ब्लॉक जो है नीचे जाने से रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक,
अब अगर ऐसा करें कि इस फोर्स को हम लोग मिनिमम फोर्स से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा करने से क्या होगा, आप देखेंगे कि क्या फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा या फ्रिक्शन कम होगा। तो इसको समझते हैं यहाँ से। यहाँ पर वही फिगर फिर से बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक mg sin थीटा फोर्स तो हमेशा ही लगेगा, चूंकि हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, और ये जो फ्रिक्शन है इसको हम लोग लिख देते हैं F। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन नेट ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होता है ना। और नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स होता है इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। तो इसमें इस फ्रिक्शन को छोड़ दें तो ड्राइविंग फोर्स किधर लगेगा, ये mg sin थीटा और ये F मिल करके ये आएगा mg sin थीटा माइनस F। ठीक, तो अभी जो है अगर थोड़ा सा F मिनिमम से हमने इसको बड़ा किया इस F को, तो ये स्लाइड नहीं करेगा। स्लाइड नहीं करेगा तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन के इक्वल आएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर देखें कि जो पहला केस था, पहले केस में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर यह किया था कि ऊपर की तरफ जो फोर्स है उसको मिनिमम किया था। ये फोर्स मिनिमम है ना। तो अगर इसको हम लोग मिनिमम करें, अगर इसको मिनिमम करेंगे तो ये जो गैप है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा होगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसके इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो जब इसको हम लोग मिनिमम करते हैं, जैसा यहाँ किया था, इसको मिनिमम करते हैं तो ये मैक्सिमम रहेगा। लेकिन जब ये जो F है वो मिनिमम से बड़ा हो तो ये डिफरेंस जो है छोटा होने लगेगा। ये डिफरेंस छोटा होने लगेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी घटने लगेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा कि फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला जो फ्रिक्शन है, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब क्या है कि जैसे जैसे F को बढ़ाएंगे तो इस F और इस mg sin थीटा का जो रिजल्टेंट है, जिसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स कह रहे हैं, ये ड्राइविंग फोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है। ये कम हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये F mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर ये mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा तो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 0, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी हो जाएगा 0। ठीक, लेकिन अब ऐसा करें कि इस F का वैल्यू इस mg sin थीटा से इस F का वैल्यू बड़ा कर दें, है ना। अब F जो है इस mg sin थीटा से बड़ा हो जाएगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है अब वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी ड्राइविंग फोर्स ऊपर आएगा। अब ड्राइविंग फोर्स ऊपर आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स फिर लगने लगेगा नीचे की तरफ, है ना। तो वो वाला डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगने लगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक हमने नीचे फिर से फिगर बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स आ गया नीचे, ड्राइविंग फोर्स अब जो है वो ऊपर है। F ये बड़ा हो गया है, इधर एक mg sin थीटा लग रहा है, मतलब इस F का और इस mg sin थीटा का रिजल्टेंट ऊपर है, क्योंकि ये F mg sin थीटा से बड़ा हो चुका है। ठीक, अभी लेकिन ये ब्लॉक खिसका नहीं होगा क्योंकि अभी फ्रिक्शन है रोकने के लिए, है ना। अब ये F को हम लोग और बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, अभी यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स दिखेगा ऐसा, F माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू F, है ना। अभी ड्राइविंग फोर्स है ऊपर की तरफ और वो आएगा कितना, इस F माइनस mg sin थीटा का डिफरेंस इतना। अभी ड्राइविंग फोर्स इतना हो चुका है,
जो कि फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, अभी इक्विलिब्रियम में है। तो अब क्या करेंगे, इस F का वैल्यू बढ़ाते हैं, इसका वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो ये डिफरेंस जो है वो बड़ा हो रहा होगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी बड़ा हो रहा होगा, है ना। तो अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो F है, जो हमने फोर्स लगाया है, इस F को कर देते हैं मैक्सिमम, है ना। mg साइन थीटा तो चेंज होगा नहीं। जब इतना मैक्सिमम कर दिया कि अब यहाँ जो फ्रिक्शन है, क्योंकि इस F के बढ़ने से ये F बढ़ता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, F के बढ़ने से ये डिफरेंस बढ़ रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा होगा। इसको हमने मैक्सिमम कर दिया ताकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस केस में ये जो ऊपर लग रहा है फोर्स, इसको हम लोग कर देते हैं मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ हो गया मैक्सिमम। अब जो है देखेंगे, अभी तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना, अभी तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अब अगर इस F को थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो अब ये फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। अभी तक एडजस्ट कर रहा था, लेकिन अब इस फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच चुका है, अब ये नहीं बढ़ेगा, यानी अब ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो जाएगा तो स्लिप कर जाएगा, है ना। तो ये मैक्सिमम फोर्स है जब ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लिप नहीं करेगा, है ना। यहां से इस F मैक्सिमम का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आएगा F मैक्सिमम प्लस mg साइन थीटा। ये फ्रिक्शन फोर्स है F मैक्सिमम, इसको तो म्यू mg कॉस थीटा ही आना है, तो ये हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा, यानी F मैक्सिमम जो है वो हो गया mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, है ना। तो ये फोर्स आ गया इतना। ठीक, तो ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम फोर्स है ऊपर की तरफ जब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, है ना। तो इस F मैक्सिमम को कैसे हम लोग कहते हैं कि इट इज मैक्सिमम फोर्स फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लाइड अप द प्लेन, ऊपर की तरफ स्लाइड नहीं करेगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि ये मिनिमम फोर्स लगाते हैं तो नीचे जाने से रुका रहता, मतलब नीचे नहीं जाता, और ये मैक्सिमम फोर्स क्या है कि इतना फोर्स लगाते हैं तो ये ब्लॉक ऊपर नहीं खिंच सकता। यानी अगर इस F का वैल्यू इस मिनिमम और इस मैक्सिमम के बीच में रखेंगे तो ब्लॉक स्लाइड ही नहीं करेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। तो एक्चुअली में इस फोर्स का एक रेंज आ गया, उस रेंज में इस F का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, है ना। तो ये कहा जा सकता है, सो फॉर F lying between F minimum and F maximum, block will not slide। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे या इनके वैल्यू रखते हैं। F मिनिमम अपना आया था mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना, और F मैक्सिमम आया था mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है, देखेंगे कि मिनिमम में और मैक्सिमम में सारे टर्म एक जैसे हैं, सिर्फ साइन जो है
मिनिमम में माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो ये इस एफ का रेंज हो गया। इस दोनों फोर्स के बीच में जब इस फोर्स का वैल्यू रहेगा तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। एक्चुअली में लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट पर IIT JEE में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स का एक रेंज आता है जब वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो वैसा ही ये एक क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि एक 100 kg का ब्लॉक है यहाँ पर और एक m मास यहाँ से लटकाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द ब्लॉक of mass 100 kg will remain in equilibrium at rest, है ना, रेस्ट पर रुका रहेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है इसमें जो है नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg। पूरा सिस्टम चूंकि रोके रखना है तो यहाँ पर एक टेंशन आएगा T और ये T और mg इक्वल होंगे। यहाँ पर भी ये टेंशन T जो है वो इक्वल आएगा। ठीक, अब ये जो T है ये वही काम कर रहा है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में फोर्स काम कर रहा था F। ठीक है, तो ये जो T है इस T का एक रेंज आएगा जब ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, है ना। तो रेंज में जो है वो T मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे, जो पीछे क्वेश्चन में हमने पता किया था वो आया था ये जैसे mg आया था, है ना। तो mg यानी m यहाँ पर किसका लेंगे, इसका मास लेना। जिस ब्लॉक को स्लाइड नहीं कराना है उस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। तो mg साइन 37 डिग्री, बीच में प्लस आता है म्यू इंटू कॉस 37 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा 100 इंटू जी, साइन 37 डिग्री होता है 3/5, म्यू का वैल्यू है 0.3 और कॉस 37 डिग्री होता है 4/5। ठीक, और ये जो T मैक्सिमम है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखेंगे कि जब यहाँ पर ये जो मास है अगर इस T का रेंज है तो इस मास का भी फिर रेंज होगा, मतलब इस मास का रेंज होगा, उस रेंज में इस मास का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग जब इसको मैक्सिमम करेंगे तो यहाँ जो m है इसका भी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, m मैक्सिमम इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से g और g कैंसिल हो गया, m मैक्सिमम का वैल्यू हो गया, आप देखेंगे यहाँ से 84 kg। ठीक, अच्छा उसके बाद जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो T मिनिमम में ऐसा ही आता है, बस यहाँ प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। तो 100g साइन 37 डिग्री माइनस म्यू की जगह पर रखेंगे 0.3 इंटू 4/5, या इसको पहले cos 37 रखते हैं, है ना। ये था म्यू cos 37। अब 100g साइन 37 हो जाएगा 3/5 माइनस 0.3 इंटू 4/5, और ये जो T मिनिमम है उसको हम लिख सकते हैं मिनिमम मास इंटू जी। ठीक है, जब यहाँ का मास हम लोग मिनिमम रखेंगे तो टेंशन भी मिनिमम होगा। तो यहाँ से G और G कैंसिल,
एम मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, यह आया करीब 36 किलोग्राम। ठीक है, तो ये मास का रेंज आ गया। अब जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस दे दिए गए। ठीक है, तो ऑप्शंस में हमें सिलेक्ट करना हो तो ऑप्शंस में ऑप्शन ए दिया गया है 35 kg, बी दिया गया है 37 kg, सी दिया गया है 83 kg और डी दिया गया है 85 kg। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो मास एम है उस एम का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। मिनिमम वैल्यू आया है 36 kg और मैक्सिमम वैल्यू आया है 84 kg, तो इस रेंज में ये स्लाइड नहीं करेगा। तो स्लाइड नहीं करना हो तो मास को 36 से 84 के बीच में होना है, यानी कि 37 हो सकता है, 83 हो सकता है, 35 नहीं हो सकता। 36 से नीचे होते ही क्या होगा कि ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, है ना। जैसे ये मास कम पड़ेगा तो ये ऊपर खिसक जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नहीं, उल्टा कहना चाहिए, जब ये मास कम पड़ेगा तो ये नीचे खिसक जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है 85 kg, जब इसका मास 85 kg रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो दो ऐसे वैल्यू इसमें से आए हैं 37 kg और 83 kg, जब ये ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं करेगा।